नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन के विषय में पढ़ रहे थे। हमने आपको ये बता दिया था पिछली वीडियो में कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का कारण क्या था और यूरोपीय कंपनियां क्यों एशियाई देशों और भारत के क्षेत्र की तरफ आना चाहती थी। ये सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि 1498 में जो पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम वास्को डी गामा था, वो गुजरात के एक व्यापारी की मदद से, जो अब्दुल मजीद हमने बताया था, अब्दुल मजीद की मदद से भारत को खोजने में वो सफल रहा। भारत में वो पहुंच चुका था। तो इससे आगे की जो चीजें हैं वो हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को बात करनी है कि आज पुर्तगाली कंपनियां जो भारत में आई वो किस तरह से भारत में व्यापार की, उनकी फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई, उनके कौन कौन से गवर्नर जनरल थे और उन गवर्नर जनरल का कार्य क्या है। इसके अतिरिक्त हम लोगों को यह देखना है कि पुर्तगालियों ने भारत को बहुत सारी नई चीजों को सिखाया है, नई चीजों को दिया है। पुर्तगालियों की देन कभी कभी पूछ देता है कि पुर्तगालियों ने भारत को कौन सी नई चीज का आविष्कार किया था भारत में। तो ये भी हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी नई चीजों को पुर्तगालियों ने दिया था। तो पहले हम लोग ये बात करते हैं कि पुर्तगाली जो कंपनी थी उनको भारत में आने का कारण क्या था। पुर्तगाली कंपनी को भारत में आने का जो मेन कारण था वो पहला तो आर्थिक कारण, दूसरा एक और कारण था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था? वो लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार और व्यापारिक जो कारण था, इसके कारण वह भारत की तरफ आए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि वास्को डी गामा जब भारत आया तो कहां पर आया? कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर, जो आपका केरल का एक तटीय क्षेत्र है, कालीकट बंदरगाह, वहां पर ये आया था। जब कालीकट आया तो वर्ष हम आपको बता चुके हैं 1498, फिर से हम बता दे रहे हैं 1498 में ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। उस समय कालीकट का जो शासक था वो कौन था? जमोरीन। जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली जो यात्री था इसका स्वागत किया। लेकिन हम लोग पिछली वीडियो में यूरोपीय कंपनियों के आने के कारण के विषय में जब पढ़ रहे थे, हमने आपको बताया था कि अरब देश के लोग या अरब देशों के द्वारा कोशिश ये किया गया था कि जो अस्तुनुतिया था, जो क्षेत्र था, उस पर ब्लॉक करके अपना व्यापार ज्यादा की तरफ एशियाई देशों में या भारत में किया जाए। तो अरब देश के जो व्यापारी थे, वो जमोरीन ने जो वास्को डी गामा का जो स्वागत किया था, इसका उन लोगों ने विरोध किया। अरब देश के व्यापारियों ने कहा कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए इनको आप यहां से बाहर करिए। तो ये लोग विरोध किए, लेकिन जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और साथ में जमोरीन ने भारत में मसालों और जड़ी बूटियों दोनों का व्यापार करने की, मसालों और जड़ी बूटियों दोनों का व्यापार करने की परमिशन दे दी। किसको? वास्को डी गामा को। जब वास्को डी गामा को मसालों और जड़ी बूटियों का व्यापार करने की परमिशन मिल गई तो 1498 में आया था। दूसरी बार 1500 ईस्वी में एक व्यापारिक दल पुर्तगाल से आता है। किसके नेतृत्व में? अल्वारेज कैवल के नेतृत्व में 1500 ईस्वी में एक व्यापारिक दल आता है भारत में। यहां पर सर्वे करता है कि किस तरह से व्यापार को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके 2 वर्ष बाद 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है।
पहले कब आया वास्को डी गामा? 1498 में। दूसरी बार कब आया? अगर क्वेश्चन पूछता है कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, क्या बताएंगे? 1502 में। तो जब वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में आया तो उसने क्या किया? इस वर्ष उसने क्या किया कि कोचीन में उसने पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो आप क्या बताएंगे? पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री क्या थी? कहां थी? कोचीन में। तो कोचीन में पहली फैक्ट्री, देखिए फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि यहां पर प्रोडक्शन होते थे। फैक्ट्री आप उस समय इसलिए बनाए जाते थे कि यहां पर सारे व्यापारिक जो माल थे वो कलेक्ट कर लिए जाते थे। क्योंकि ये क्या था? समुद्र तटीय क्षेत्र था, तो यहां पर एक जगह पर सारे व्यापारिक माल को कलेक्ट करके रखा जाता था और वहां से समुद्री जहाज से फिर जो है व्यापार किया जाता था। तो ये पहली फैक्ट्री या उसको किला बोल सकते हैं, फैक्ट्री थी जहां कोचीन में पुर्तगालियों की। अब 1502 में जब वास्को डी गामा भारत आया तो उसने कोचीन में एक जगह तो बना ली। अब जगह बन गया कि यहाँ पर सामान हम लोग रखेंगे और यहाँ से पुर्तगाल की तरफ हम लोग व्यापार करेंगे। अब हुआ क्या कि 1505 में पुर्तगाली सरकार, वहां की जो संसद है, उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई। क्या बनाई? उन्होंने पॉलिसी ये बनाया कि भारत से जो व्यापार हो रहा है इसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए जो उसके क्या हो? देख रेख करे, ये भी देखे कि भारत से व्यापार करना फायदेमंद है या नहीं है, भारत से किन किन चीजों का और व्यापार किया जा सकता है और कहां पर विस्तार किया जा सकता है कंपनी का। ये सारी चीजों के लिए उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई कि अब भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। तो पहला गवर्नर किसको इन लोगों ने नियुक्त किया 1505 में? अल्मोड़ा को पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब यहां से हम लोग जितने भी गवर्नर आएंगे उनके कार्य क्या है, यही आपके परीक्षाओं के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो कौन सा गवर्नर कितने समय तक रहा, उसने मुख्य कार्य क्या किया, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अल्मोड़ा पहला गवर्नर जनरल था किसका? पुर्तगाली कंपनी का। अब ये कब से कब तक रहा अल्मोड़ा का जो शासनकाल था 1505 से 9 तक, इतने समय तक वो भारत में रहा। अब इसके मुख्य कार्य क्या थे? तो जैसे इसने आया उसने एक काम ये किया कि कोचीन में जो पहली फैक्ट्री थी कोचीन में, इसका इसने क्या किया? किलेबंदी करवा दिया चारों तरफ से। मतलब ये इसको एक सेफ कर दिया, सुरक्षित, क्योंकि जो भी सामान रखे जाते थे व्यापारिक करके, वो सामान सेफ रहे, कोई ऐसा ना हो कि उसको नुकसान पहुंचा सके या किसी तरह का वो नुकसान होने की कंडीशन में आए। इसके लिए उसने क्या किया? चारों तरफ से इसकी किलेबंदी करा दी। तो पहला काम क्या किया इसने? कोचीन की जो फैक्ट्री थी उसको सेफ किया, चारों तरफ से किलेबंदी कराई और साथ में इसने कोचीन को ही अपना हेड ऑफिस बना दिया। तो कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि पुर्तगाली कंपनी का हेड ऑफिस मतलब मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहां पर था? तो कोचीन में था। ठीक है, और यही मुख्यालय इसका हमेशा तक रह जाता है। तो कोचीन इनका हेड ऑफिस बन गया पुर्तगाली कंपनियों का। दूसरा काम अल्मोड़ा ने क्या किया? उस समय देखें, जब पुर्तगाली आए थे तो उस समय मिस्र की कंपनियां, तुर्की की कंपनियां और गुजरात के जो व्यापारी थे, ये लोग भी व्यापार करते थे। अब ये लोग जो जलपोतों से लेकर के व्यापार किया करते थे, ये अल्मोड़ा को अच्छा नहीं लगा। देखिए, जो भी विदेशी कंपनियां आई, पहले तो व्यापार करने आई, धीरे धीरे वो कंपनियां भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए वो प्रयासशील हो गई। अब इसी में देखिए, अल्मोड़ा भी एक काम करता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि तुर्की और मिस्र की कंपनियां भारत में व्यापार करें, तो उसने गुजरात, मिस्र और तुर्की, ये यहां के जो व्यापारी थे, इनका जो जल बेड़ा था या जो जलपोत थे या जो समुद्री जहाज थी, उन पर अधिकार कर लिया है।
मीन्स उनको पहले कब्जे में कर लिया। उसने कहा कि आपको व्यापार हम नहीं करने देंगे। इसके कारण जो पूर्वी तट है, जो पूर्वी तट है वो क्या हो गया, पूरी तरीके से खाली हो गया और इन लोगों ने पूर्वी तट को क्या कर दिया, अपना केंद्र बना दिया। तो अल्मोड़ा का मेन काम यह था कि जो कुछ व्यापारी और भारत में व्यापार करते थे विदेशी, उनके समुद्री जहाजों को रोका इसने और एक तरह से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। इसके बाद दूसरा गवर्नर जनरल आता है, कौन आता है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। अब अल्बुकर्क जो व्यापारी आता है वो कब आता है, ये आता है 1509 से ये 15 तक रहता है। 1509 में आया और 1515 तक ये भारत में रहा है। अब इसका कार्य क्या है, जो अल्बुकर्क है ये जब भारत में आता है तो देखा जाए तो पुर्तगालियों कंपनी का जो वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है, पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अल्बुकर्क ही है। अब इसने क्या किया, अल्बुकर्क बीजापुर का एक क्षेत्र था। बीजापुर हम आपको बताए हैं कि बीजापुर एक एरिया थी जहां का एक निजाम होते थे, एक शासक होते थे। तो बीजापुर के क्षेत्र में आता था गोवा। गोवा एक महत्वपूर्ण केंद्र था, व्यापारिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के जो शासक हैं इनसे युद्ध लड़ करके गोवा पर इसने अधिकार कर लिया। एक बहुत बड़ा काम था, गोवा पर इसने अधिकार कर लिया अल्बुकर्क ने। देखिए, एक जब फिक्स जगह हो जाती है, खास करके जो व्यापारिक दृष्टिकोण से ऐसी जगह हो जहां पर आप वहां से व्यापार कर सकते हैं अच्छी तरीके से और वो क्षेत्र ऐसा हो कि संपन्न हो, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो अल्बुकर्क ने गोवा को जीतकर इस गोवा को अपनी राजधानी बनाया। मीन्स जो हेड ऑफिस है इसका, जो एचओ बनाया, वो किसको बनाया, गोवा को बनाया। ठीक है। तो गोवा एक तरह से इनके लिए एक बहुत ही सेफ जगह हो गई। यहां पर एक फैक्ट्री भी इन्होंने बना ली। लेकिन इसके बाद पुनः वास्को डिगामा आता है, वास्को डिगामा। ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से अल्बुकर्क में मिल जाएगा कि गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने किया था, तो अल्बुकर्क ने किया था। इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हैं। वास्को डिगामा पुनः भारत आता है, कब आता है, 1924 में। और 24 में जब आया तो ये कब तक रहा, वास्को डिगामा 1924 में आता है, 24 से 29 तक ये भारत में गवर्नर जनरल के रूप में काम किया है। देखा जाए तो वास्को डिगामा की जो मृत्यु है वो 1529 में हुई थी। वास्को डिगामा की पूछता है कि जो मजार है, जो कब्र है, वो कहां पे बनाई गई है, तो वास्को डिगामा की जो मजार है वो गोवा में ही बनाई गई है। ठीक है, भारत में ही है। और एक ईसाई संत थे सेंट जेवियर, इनकी भी मजार भारत में ही बनाई गई है। तो वास्को डिगामा का जो शासनकाल है 1524 से 29 तक था। 29 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी जो कब्र है वो भारत में बनाई जाती है, गोवा में। गोवा जो इनका एक व्यापारिक प्रमुख केंद्र था वहां पे है। और ईसाई जो धर्म गुरु थे सेंट जेवियर, जिनका बड़ा नाम है, उनका भी मजार कहां पर है, गोवा में ही है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगला गवर्नर जनरल कौन आया और उसका कार्य क्या था। अगला जो गवर्नर जनरल था इसका नाम था नूनो डी
कुन्हा, नूनो डी कुन्हा, ये कौन था? ये अगला गवर्नर जनरल था। अब इसका समय क्या था ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो इसका जो समय था वो 1529 से 35 तक, ठीक है। तो इसने कार्य क्या किया न्यूनो डी कुन्हा ने, इस पर हम लोगों को बात करना है। देखा जाए तो ये एक तरह से अल्बुकर्क का एक वास्तविक उत्तराधिकारी इसको कहा जाता है। कारण क्या है? वास्तविक उत्तराधिकारी इसलिए कहा जाता है कि इसने गोवा में ही व्यापारिक केंद्र के रूप में फोकस किया। गोवा को किसने जीता था? अल्बुकर्क ने जीता था। किससे जीता था? जो बीजापुर के शासक थे उनसे गोवा को जीता था। तो गोवा को ही मुख्य रूप से फोकस करना, गोवा पर ही केंद्रित रहना, ये किसने किया था? नूनो डी कुन्हा ने। तो गोवा को अपनी इसने राजधानी बनाई। इसके अतिरिक्त एक बड़ा काम इसने क्या किया? बड़ा काम ये किया कि इसने कुछ ऐसी जगहों पर फैक्ट्री स्थापित की जिन जगहों पर पुर्तगालियों का आधिपत्य नहीं था, पुर्तगाली वहां तक नहीं पहुंचे थे। तो अब देखिए इसने क्या किया, अब ये पूर्वी जो तटीय क्षेत्र थे, पूर्वी जो तटीय क्षेत्र थे उन जगहों पर भी धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगा। और एक प्रमुख पूर्वी तटीय क्षेत्र था हुगली। हुगली में इसने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। अगर पूछता है कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जनरल पूर्व में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, तो क्या बताएंगे? नूनो डी कुन्हा। ये सभी लोग कहां थे? पश्चिम में ही ज्यादातर अपना व्यापारिक केंद्र बना रहे थे। पूर्व के तरफ व्यापारिक केंद्र बनाने की जो श्रेय जाता है वो किस पे जाता है? नूनो डी कुन्हा। अब देखिए ये कहां है? उधर बंगाल में। और ये लोग कहां पर? पश्चिम में ही केंद्रित थे। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने का जो काम है वो आपका, अब पूर्व में कौन सक्रिय था? पूर्व में ज्यादातर सक्रिय कौन थे? फ्रांसीसी थे। तो पूर्व में जाना और वहां पे व्यापारिक केंद्र स्थापित करना एक बड़ी बात थी, जिसको किसने किया? नूनो डी कुन्हा ने। तो ये इसका प्रमुख श्रेय है पुर्तगाली कंपनी के लिए। पुर्तगाली जब भारत में आते हैं तो बहुत सारी नई चीजों को भारतवासियों को सिखाते हैं। तो परीक्षाओं में कभी कभी पूछता है कि पुर्तगालियों की निम्न में से भारत को क्या देन है, क्या चीज वो सिखा के गए। तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, पुर्तगालियों की भारत में क्या क्या नई चीजों का आविष्कार किया या भारतवासियों को क्या सिखाया था, क्या नई चीज दी थी। देखिए भारतीय तो खुद ही अपने आप में बहुत सारी चीजों का आविष्कार किए जिसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका, क्योंकि जितनी भी विदेशी कंपनियां आई, भारतीयों के ही आविष्कार की जो चीजें हैं उसको अपना वो दिखा ले गए, क्योंकि हम लोग उन चीजों को एडवर्टाइज नहीं कर पाए। ये लोग क्या थे? उन्हीं चीजों को एडवर्टाइज करके, मॉडिफाई करके उसे अपना बता ले गए। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन चीजों के आधार पर विश्व के तमाम कंपनियां, तमाम देश के लोग नई चीजों का आविष्कार किए। तो अब हम लोग जानते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग ये जान लेते हैं कि पुर्तगालियों की भारत में देन क्या क्या थी। ठीक है, तो पुर्तगालियों की पहली देन क्या थी? प्रेस या छापा खाना, जो जहां से जो समाचार पत्र या जो छपते हैं, तो प्रेस या छापा खाना इसको बोल सकते हैं, छापा खाना भी कहा जाता है उर्दू लैंग्वेज में। तो ये प्रेस की जो आविष्कार है, जो बनाने की जो टेक्निक है, वो किसने दिया? पुर्तगालियों ने। और क्या दिया इन्होंने? दूसरी चीज तंबाकू की खेती। तंबाकू की जो खेती है, एक चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर आपको एक क्वेश्चन हम बता देते हैं जिसको ध्यान रखना है। तंबाकू की खेती की दक्षिणी भारत में शुरुआत, दक्षिणी भारत में अगर शुरुआत पूछता है दक्षिणी भारत में, तो आप किसको बताएंगे?
तंबाकू की दक्षिणी भारत में शुरुआत किसने कराई थी? पुर्तगालियों ने कराई थी। लेकिन यहां पे ध्यान क्या देना है, अगर पूछता है कि तंबाकू की खेती की उत्तर भारत में शुरुआत किसने कराई थी, तो देखिए ऐसा नहीं था कि ये लोग ही भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत कराए। इससे पहले शाहजहां ने भी उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में पूछता है कि उत्तर भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने कराई? तो शाहजहां ने। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगर दक्षिणी भारत में पूछता है तो पुर्तगाली को बताना है, उत्तर भारत में पूछता है तो शाहजहां को बताना है। ठीक है, आगे इसके अतिरिक्त और क्या क्या देन है ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो बहुत सारी नई जो सब्जियां हैं, फल हैं, उनको उगाने की टेक्निक जो है वो पुर्तगालियों ने दी थी। तो कौन कौन सी चीजें पुर्तगालियों ने दी थी? पहला संतरा। संतरा जो है ये इन लोगों ने इसका आविष्कार किया था, या ये जो वृक्ष है, जो फल है, इसको इन्होंने। इसके अतिरिक्त आलू, आलू आलू पर एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि आलू की जो खेती है इसकी शुरुआत किस कंपनी ने भारत में कराई थी? तो याद रखेंगे पुर्तगालियों ने ही इसकी शुरुआत कराई थी। आलू, शकरकंद, शकरकंद तो ये तो दोनों एक ही प्रजाति के हैं, तो शकरकंद की भी इन्होंने शुरुआत कराई थी। मूंगफली, मूंगफली इसकी भी खेती। पपीता, तो देखा जाए भले ही ये चीजें इतिहास में लिख दी गई है, लेकिन एक तरह से इसको मानना मुश्किल है। देखिए, हम पपीता तो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी पपीते की पूजा की जाती है। तो पपीता तो एक तरह से देखा जाए तो जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसमें भी बताया गया है कि पपीते की वृक्ष की पूजा की जाती है। भले ही इन लोगों ने लिखा है कि पपीते का आविष्कार इन लोगों ने किया है, इसकी देन है, लेकिन ये तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पहले से ही इसकी पपीते की पूजा करते हम लोग आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं। इसके अतिरिक्त काजू, काजू की भी जो खेती है वो भी इन लोगों ने शुरुआत कराई थी। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक चीज और जान ले, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी और सबसे बाद में कौन गई, तो ये आपको क्या बताना है? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि पुर्तगाली 1498 में ही आ गए। गए कब? सबसे बाद में गए हैं। कब? 1961 में। आप देखिए भारत कब स्वतंत्र हो गया? 1947 में। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर इनका अधिकार बना रहा। 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था। गोवा पर अधिकार किसका था? पुर्तगालियों का था। तो सबसे पहले आने वाली कंपनी कौन थी? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन गई? पुर्तगाली। कब? 1961 में, जो गोवा से ये लोग गए। इस तरह से हम लोगों ने पुर्तगाली कंपनी के विषय में बात किया। अब अगले वीडियो में हम लोग डच और फ्रांसीसी के विषय में बात करेंगे। लास्ट में हम लोग बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में। ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में बहुत दिनों तक रही है। सब भारत में लगभग सभी क्षेत्रों पर इन्हीं का अधिकार रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का ही धीरे धीरे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ जाती है। तो मुख्य रूप से हम लोगों को डच और फ्रांसीसी के विषय में पढ़ना है, क्योंकि जो डेन है और स्वीडिश है वो तो अपना व्यापार जमा ही नहीं पाए भारत में और उनको वापस जाना पड़ा था। तो डच भी ज्यादा भारत में नहीं रुक पाए थे। इसके विषय में हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डच और फ्रांसीसी के विषय में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।